हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियंत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन विच बिलोंग्स टू ऑल्टरनेटिंग करंट्स। इस क्वेश्चन में गिवन डेटा ये है कि एन इंडक्टेंस L, capacitance C and resistor R are connected in series with an alternating voltage source V equals to V naught sin omega t. Prove that the impedance of the circuit is this much. तो देखिए, जब हम एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं, इस सर्किट को हम कहते हैं LCR सर्किट। यहाँ लगाया गया एक इंडक्टर, यहाँ लगाया एक कैपेसिटर और यहाँ पर लगाया गया है एक रजिस्टर, LCR। इसे मैंने जोड़ दिया है एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। वोल्टेज गिवन है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। अब अगर हम इसमें करंट को नोटिस करेंगे तो पूरे सर्किट में, क्योंकि करंट सीरीज में है, तो तीनों ही डिवाइसेस से करंट कैसा जाएगा? सेम। करंट कैसे जाएगा? सेम। अगर मैं इनके थ्रू आने वाले वोल्टेजेस की बात करूं तो वोल्टेज थ्रू इंडक्टर होगा VL और वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर होगा VC एंड वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर होगा VR। ओके, एंड एज वी नो I equals to voltage through inductor upon में XL. So VL becomes I into XL. Similarly, current is equals to voltage through capacitor upon में XC. यहाँ पे XC का मतलब है capacitive reactance, XL का मतलब है inductive reactance. तो यहाँ से हमारे पास VC की वैल्यू आ जाती है I into XC. सिमिलरली रजिस्टर के अक्रॉस अगर नोटिस किया जाए तो करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि VR की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये तीनों हमारे जो वोल्टेजेस आए हैं ये इंडक्टर के, कैपेसिटर के और रजिस्टर के अक्रॉस आए हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं फेजर डायग्राम में रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होता है वो और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होता है वो, ये दोनों सेम फेस में होते हैं। तो अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ये है हमारे करंट का फेज़र, तो जो रजिस्टर का फेज़र होगा वो करंट के फेज़र के पैरेलल उसके साथ साथ होगा, सेम एंगल पर। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री पर लैग करेगा रजिस्टर के वोल्टेज से और इंडक्टर का वोल्टेज लीड करेगा रजिस्टर से 90 डिग्री पर। तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंडक्टर का और कैपेसिटर का वोल्टेज एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री पर है, यानी कि इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज में फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। फेजेस का रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो कैसे निकाला जा सकता है? जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एज वी नो, हमने अभी जस्ट देखा था कि ये था वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर था तो VL और VC बिल्कुल उसके 180 डिग्री अपोजिट था, तो VL माइनस VC इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। अब हमको ये दोनों के दोनों एक राइट एंगल की तरह देख सकते हैं, ये दोनों वेक्टर्स की तरह देख सकते हैं जो कि एक दूसरे से कैसे हों? परपेंडिकुलर। वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व इट कि ये रहा VL माइनस VC और ये क्या है हमारा VR के रेफरेंस से नहीं तो VR को एज अ बेस ट्रीट करेंगे हम लोग और इसे एज अ परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे। तो दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा उसे हम कहेंगे V, यानी कि V की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी VL माइनस VC का होल स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर VR का स्क्वायर। सो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यह आया हमारा नेट वोल्टेज। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इन दोनों को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, इन द वेक्टर डायग्राम VL एंड VC आर राइट अपोजिट टू ईच अदर, द रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ VC एंड VL विल बी VL माइनस VC। सिमिलरली VR एंड VL एंड VC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। भाई VR जो है और VL माइनस VC दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। हेंस द अप्लाइड वोल्टेज जो कि रिजल्टिंग वोल्टेज है वो कितना है? V। तो V स्क्वायर इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम इसमें V की R की वैल्यू डालेंगे तो VR की वैल्यू हमारे पास कितनी है? IR, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। VL की वैल्यू कितनी है? I इंटू XL, जो कि हमने बताया था। और VC कितना है? I इंटू XC। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, XL यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है एंड XC यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट जैसे ही करेंगे हमारे पास V इस फॉर्म में आएगा और हम जानते हैं कि V बाय I
रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर तीनों इफेक्ट मिल रहे हैं, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टिव इफेक्ट है ये, जिसे हम कहते हैं इम्पीडेंस, और इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z इज द टोटल इम्पीडेंस ऑफ एन LCR सर्किट, ओके, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। लेटर ऑन हम यहाँ पर XL की वैल्यू पुट कर सकते हैं। XL होता है L ओमेगा एंड XC होता है 1/C ओमेगा, जिसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और फर्दर सॉल्व करें तो ये दिखाई देगा कुछ ऐसा। उसके अलावा एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस ओमेगा R पर XL एंड XC बराबर हो जाता है, और XL और XC जैसे ही बराबर होगा तो वो उसका इफेक्ट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास Z की वैल्यू बचेगी सिर्फ कितनी, √R², एंड इसे ओपन करेंगे तो Z आएगा R। ये Z की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, इसे हम कहते हैं मिनिमम इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, मिनिमम इम्पीडेंस। यानी कि जैसे ही आपका LCR सर्किट रेजोनेंस पर जाएगा, रेजोनेंस यानी कि वो कंडीशन जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट एंड कैपेसिटिव इफेक्ट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेते हैं, और हमारे पास जो इम्पीडेंस आता है वो कैसा आता है, मिनिमम। जब आपके पास इम्पीडेंस मिनिमम आएगा तो डेफिनेट सी बात है कि इम्पीडेंस यानी कि सर्किट का रेजिस्टिव इफेक्ट ही कम हो गया, इसका मतलब करंट कैसा हो गया, मैक्सिमम। यानी कि Z मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पर। The impedance Z of AC circuit is minimum in the condition of resonance, as अभी जिस मैंने बताया आप लोगों को, and its value is equal to the ohmic resistance R, so the amplitude of current will be maximum। यानी कि जब आपका Z impedance पर पहुंचेगा, आपका LCR impedance आपका LCR resonance पर पहुंचेगा, तब आपके impedance की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, जो कि रेजिस्टेंस के बराबर होगी। If the phase difference between the voltage and current is phi, यानी कि अभी हमने जो फेजर डायग्राम डिस्कस किया था, उस फेजर डायग्राम में मैंने करंट के फेजर को I माना था, और नेट वोल्टेज जो आ रहा था जो कि था VR एंड VL माइनस VC का रिजल्टेंट, यानी कि नेट वोल्टेज था V। तो करंट और नेट वोल्टेज के बीच में ये phi फेजर का गैप था। इस phi फेजर की गैप को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस चीज़ से भी कर सकते हैं, बिकॉज द बेस इज VR एंड परपेंडिकुलर अगर मैं देखूं तो कितना आएगा, VL माइनस VC। तो अगर हम रिजल्टेंट की बात करें या फिर V की बात करें, यहाँ से हमें दिख रहा है इस चीज़ में tan phi की वैल्यू हमें मिल जाएगी परपेंडिकुलर, विच इज़ VL माइनस VC बाय बेस, बेस इज R। यहाँ पर मैं VL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ जो कि I इंटू XL है, VC की वैल्यू मैं कह सकता हूँ जो कि I इंटू XC है, VR की वैल्यू मैं कह सकता हूँ I इंटू R है। इसमें से I क्योंकि I सेम है, सीरीज सर्किट है, तो I से I कैंसिल हो सकता है। हमारे पास tan phi की वैल्यू आ जाएगी XL माइनस XC अपॉन R। फर्दर हम लोग tan को इन्वर्स में लेके जाएंगे तो phi कैन बी इक्वल टू tan इन्वर्स ओमेगा L माइनस 1/ωc डिवाइडेड बाय R। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया हो। थैंक यू, कीप स्टडिंग।